नमस्कार दोस्तों, जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए, लास्ट टॉपिक हमने पर्यावरण का वीडियो बनाया था लास्ट सेशन में। वो था हमारा कि पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, खासकर पेड़ों को बचाने के लिए, वो मैंने लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया था। आज का टॉपिक हमारा है वन्य जीव संरक्षण परियोजना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो पहला हमारा है बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना, ये टॉपिक आपका पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, बाघ परियोजना एक्चुअली 7 अप्रैल 1973 को स्टार्ट की गई। इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, WWF और भारतीय वन्य जीव बोर्ड, वन्य प्राणी बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड के सहयोग से इसकी इन दोनों की संस्तुति के बाद ये हमारा टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और इसका श्रेय दिया जाता है राजस्थान के कैलाश सांखला जी को। कैलाश सांखला को प्रोजेक्ट टाइगर का श्रेय कैलाश सांखला के नेतृत्व में चलाया गया। और ध्यान दीजिए, इनको हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। बाघों की कम होती संख्या को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। और किसके सुपरविजन में, किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला जी के। अब इससे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? अब राज्य मिलता जुलता क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन, टाइगर स्टेट हम लोग बोलते हैं MP को, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को। और देखिए, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है, टाइगर रिजर्व जो है भारत का बाघ अभयारण्य, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये पड़ता आपका आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है भारत का। और साथ में क्यों समझ लीजिए, अब तो ओडिशा हो गया, ओडिशा का नंदनकानन अभयारण्य, ये पूछा किसके लिए फेमस है? सफ़ेद बाघों के लिए, दुर्लभ प्रजाति के सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा फेमस है? उड़ीसा का नंदनकानन अभयारण्य। इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके बाघ से। बाघ प्रोजेक्ट कब चालू हुआ? किसके, कौन कौन से पैनल या कमेटी की संस्तुति पे? तो WWF भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का एक पैनल बना था। पैनल की संस्तुति पे स्टार्ट किया गया 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। और किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश फेमस है। और सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है भारत का, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और एक क्वेश्चन पूछा गया, सफ़ेद दुर्लभ प्रजाति के सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? तो नंदनकानन अभयारण्य सफ़ेद बाघों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा है गिद्ध संरक्षण परियोजना। 2006 में स्टार्ट की गई थी। और ये जो है हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री
की साझा परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, साझा परियोजना है। इन दोनों के बीच में 2006 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया गिद्धों को बचाने के लिए। और इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में अधिकांश गिद्धों की जो मौत हुई है, अधिकांश गिद्धों की मौत जानवरों को जो दर्द निवारक या पेन किलर के रूप में दवा दी जाती है डिफ्लो, मौत का कारण जानवरों को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, डिक्लोफेनेक है, जिसकी वजह से गिद्धों की मौत ज़्यादा संख्या में हुई है। मान लो जानवरों को दवा दी कि दर्द निवारक के रूप, पेन किलर के रूप में, और फाइनली जब जानवर मर जाता है उसके बॉडी में दवा का जो अंश बचा रहता है। और आपको पता है गिद्ध जो है जब जानवर मर जाता है उनको खा पचा के, मतलब उनको एक तरह से ख़त्म करने काम गिद्ध ही करते थे। अब चूँकि जो दवा जानवर के बॉडी में विद्यमान है, असर विद्वान है, उसकी वजह से गिद्धों की मौत हुई, ऐसा इनकी रिपोर्ट में कहा गया है। अगला इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गिर सिंह परियोजना। गिर अभयारण्य आपको पता होना चाहिए, ये जूनागढ़ में है, जूनागढ़ जो कि पड़ता है गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, एशियाई शेरों का घर के नाम से ये अभयारण्य फेमस है। और जो एशियाई शेर हैं ये एकमात्र अभयारण्य है या पार्क है एशियाई शेरों के लिए, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है हाथी परियोजना। इसकी शुरुआत हुई, इसको लिख लेते हैं, अलग ही जगह है इसमें। इसकी शुरुआत हुई 1992 में। 1992 में झारखंड का एक है खंड में जिला है सिंहभूम जिले में से इसकी शुरुआत हुई। आपको पता होना चाहिए हाथी का जो दांत होता है, दांत के जो सफ़ेद पदार्थ और सफ़ेद वाले भाग को आइवरी कहते हैं। और एक कहावत है गांव की, मरा हुआ हाथी भी नौलखा होता है, मतलब कीमती होता है। तो हाथी दांत के खिलौने बनते हैं, आभूषण बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। इसकी लालच में, पैसे की लालच में शिकारियों ने अवैध शिकार की हाथियों के, और हाथियों की कम होती संख्या को देखते हुए उनका जो कंजर्वेशन का या उनके संरक्षण का फैसला लिया गया और चलाया गया हाथी संरक्षण परियोजना। और ये आपका है 1992 झारखंड के सिंहभूम जिले से। तो कब हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अगला हमारा है हांगुल परियोजना। हांगुल एक्चुअली ये एक मृग की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है। हांगुल परियोजना अब समझिए रहा, ये एक्चुअल में क्या है, एक डियर की प्रजाति है, रेंडियर प्रजाति का सीधा साधा या सरल स्वभाव का
एक ये मृग है, हिरण है। इसकी कम होती संख्या की वजह से 1970 में हांगुल प्रोजेक्ट चालू किया गया। और की ध्यान दीजिएगा, कश्मीर का एकमात्र दाची गाम अभयारण्य है जहाँ पर ये शेष बचे हैं, बाकी किसी अभयारण्य में नहीं है। इकलौता अभयारण्य है दाची गाम अभयारण्य जहाँ पर हांगुल मृग पाए जाते हैं, बाकी किसी नेशनल पार्क किसी भी अभयारण्य में ये नहीं पाए जाते हैं। और एक चीज़ साथ में देखिएगा, इसको IUCN की रेड डाटा बुक में भी शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए, रेड डाटा बुक में वही जीव शामिल किए जाते हैं जो संकटग्रस्त हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। रेड डाटा बुक में 2 पृष्ठ है, पिंक और ग्रीन। पिंक में वो हैं जो बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। ग्रीन जैसे उनकी संख्या बढ़ जाती है, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उनको पिंक पेज से शिफ्ट करके ग्रीन में प्रिंट कर देते हैं, पास में इंटर कर देते हैं। ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला हमारा है कस्तूरी मृग, मस्क डियर। कस्तूरी मृग परियोजना बोलते हैं मस्क डियर, जिससे कस्तूरी निकलती है। मस्क डियर प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, एक जो कस्तूरी होती है वो नर हिरण में पाई जाती है, मादा में नहीं। एक बात ये जो है कस्तूरी मृग IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है। जैसा मैंने बताया, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। और इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। कहाँ से? केदारनाथ अभयारण्य से। 1970 के डिकेड में, दशक में। और कस्तूरी मृग के लिए 2 अभयारण्य फेमस हैं। एक है शिकारी देवी, भारत में शिकारी देवी अभयारण्य, और बद्रीनाथ अभयारण्य। ये 2 फेमस हैं कस्तूरी मृग के लिए। कस्तूरी मृग ध्यान रखना आपको कि केवल मेल हिरण में पाया जाता है, और IUCN के एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है ये। और इसकी शुरुआत जो हुई थी इस परियोजना की केदारनाथ अभयारण्य से 1970 के दशक में। और 2 हमारे हैं क्या नाम है अभयारण्य, एक तो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, और दूसरा हमारा है हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड UK। ये 2 अभयारण्य जो कि कस्तूरी मृग के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है रेड पांडा परियोजना या प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे है अरुणाचल प्रदेश, ये जो रेड पांडा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत जंतु है। और इसको अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। और इसकी शुरुआत जो है, इस परियोजना की शुरुआत किया किसने था? ध्यान दीजिएगा, WWF और WWF संस्था है, आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में। और एक है पद्मजा नायडू
हिमालयन जंतु पार्क, इन दोनों के सहयोग से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 1996 से। और ये रेड पांडा स्पेशली कहाँ का जीव है तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग जंगलों में पाया जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना को दो संस्थाएं मिलकर चला रही हैं, WWF जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, और पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क, इन दोनों के कोऑपरेशन से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला आगे चलते हैं। चलिए भी जगह इसी में आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अगला हमारा है, जगह है फालतू में क्यों, देखिए अगला है प्रोजेक्ट गोदावण। प्रोजेक्ट गोदावण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको। एक्चुअली एक बर्ड है, उसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगर आप इंडियन बस्टर्ड करके गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको एक मिल जाएगा, जस्ट लाइक शुतुरमुर्ग जैसा होता है, ये देखने में तो छोटा होता है। ये इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड के चॉइस की बात चल रही थी, उस समय ये भी नेशनल बर्ड की रेस में था, लेकिन इत्तेफाक की बात है पीकॉक को बना दिया गया, इसको साइड कर दिया गया। इसकी संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा कम रह गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई जैसलमेर से। जैसलमेर जो कि आपको पता है राजस्थान में है। जैसलमेर से राजस्थान सरकार ने इसको किया है, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने शुरुआत किया है प्रोजेक्ट गोदावण। और ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, इसको राजस्थान में लोग लोकल भाषा में गोदावण कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर अगला देखिए, अगला है मणिपुर थामिन परियोजना। इसकी शुरुआत मणिपुर सरकार ने किया 1977 में। एक्चुअली जो थामिन एक डीयर की प्रजाति है, एक हिरन है, मृग है, जो कि मणिपुर में लोकटक झील के साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाने वाला एक हिरन है ये। और ध्यान दीजिएगा, विश्व का एक दुर्लभ स्तनधारी माना जाता है, दुर्लभ स्तनधारी की श्रेणी में है ये। इसकी घटती हुई संख्या, अवैध शिकार या घटती हुई संख्या की वजह से मणिपुर सरकार ने प्रोजेक्ट थामिन या मणिपुर थामिन परियोजना चालू किया। अगला हमारा है कछुआ परियोजना, कछुआ परियोजना या टर्टल प्रोजेक्ट। कछुआ परियोजना, ध्यान दीजिएगा, कछुए की एक प्रजाति है ऑलिव रिडले। वैसे तो उड़ीसा का एक भितरकनिका अभयारण्य है जहाँ पर कछुए की चारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सबिल और लेदरबैक। ये चार प्रजातियाँ चारों पाई जाती हैं। जहाँ पे जिसमें सबसे जो ऑलिव रिडले है, इसकी ये महंगी दवाइयाँ बनाने का काम आता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत भारी कीमत मिलती है, लिहाजा इसीलिए कुछ लोगों ने पैसे के लालच में इसका खूब शिकार किया। और फाइनली क्या होता है कि ये इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई, तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए 1975 में कछुआ प्रोजेक्ट चलाया गया, स्टार्ट किया गया। और उड़ीसा के कटक ज़िले से कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1975 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और बचा हुआ उसी करा दें हम फिर। चलिए लास्ट हमारा बचा है गैंडा।
गैंडा या राइनो गैंडा परियोजना। चलिए आप लोग पता होना चाहिए, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा केवल और केवल भारत में पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। और इस गैंडे की खासियत की सींग या इससे सींग से दवाएं बनती हैं, खासकर जो सेक्सुअल दवाएं होती हैं, सेक्स वर्धक कामोत्तेजक दवाओं के रूप में इसका यूज होता है के लिए यूज होता है इसका। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत कीमत मिलती है, लिहाजा इनका अवैध रूप से शिकार किया गया, जिसकी वजह से इनकी संख्या में कमी आती चली गई। और इसकी शुरुआत हुई थी गैंडा परियोजना के 1987 में। 1987 में इसकी शुरुआत की गई। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, समझिएगा। जैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए काजीरंगा, जो कि असम में है। काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है। हालांकि मानस में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं, ये भी असम में है। और 3 अभयारण्य इंडिया में ऐसे हैं जो कि गैंडों की शरण स्थली या उनके लिए जाने जाते हैं। एक तो काजीरंगा, मानस, ये 2 असम में है। एक जालदापारा वेस्ट बंगाल में है। ये तीनों अभयारण्य गैंडों के लिए फेमस हैं, जिसमें एक सींग वाले के लिए काजीरंगा, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, काजीरंगा फेमस है। तो दोस्तों इतने हमारे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो मैंने कम समय में कोशिश किया है सारे के सारे कवर कर दूं। तो लगभग 20-22 मिनट का वीडियो बना है। ये आपके काम का है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएँ, यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, 30 नंबर में आना है। और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी है, रेलवे है, या और भी जहाँ पर जनरल स्टडीज़ या जीके क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण उसमें पूछा जाता है, आजकल खूब पूछा जा रहा है। लिहाजा ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है, सभी प्रतियोगियों, सभी कंप्यूटर के लिए है, सभी बच्चों के लिए, सभी प्रतियोगिताओं के लिए, कोई भी एग्ज़ाम देने जाए आप। हाल ही में सीटेट का फॉर्म भरा है, सीटेट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट भी आने वाला है। लिहाजा इनके दृष्टिकोण से 30-30 नंबर के आने हैं। और उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेहनत को देखते हुए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कराएं, ताकि हौसला हम लोग का आपके लोगों से बढ़ता है। और आई होप सबको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को खूब देखिए और अपने व्यूज़ या अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे समझ में आता है क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है। चलते अगले वीडियो मिलते हैं। अगला टॉपिक हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।